अयोध्या के भव्य राम मंदिर में कथित दान गबन के मामले को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त कदम उठाया है। मंदिर ट्रस्ट के विशेष आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे विवाद की परतें खोलने के लिए एक हाई लेवल 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद एक्शन में आई एसआईटी सोमवार को सीधे अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर पहुंची और इसी के साथ जांच से जुड़े सभी कानूनी और वित्तीय पहलुओं को खंगालने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल जांच टीम की कमान खुद लखनऊ के मंडलायुक्त संभाल रहे हैं। एसआईटी को मामले की जांच कर प्रारंभिक रिपोर्ट 7 दिन में सौंपनी होगी। इसके बाद 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी, जिससे ये साफ हो जाएगा कि क्या मंदिर में आए चढ़ावे से चोरी हुई है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में 7 करोड़ की चोरी की खबरें कुछ दिन पहले सामने आई थीं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा, जिसके बाद कथित चढ़ावा घोटाले का मामला सुर्खियों में आ गया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। ऐसे में अब सरकार ने मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। टीम में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं। एसआईटी के अधिकारियों का साफ कहना है कि मंदिर के दान और चढ़ावे से जुड़े हर एक दस्तावेज और रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की जा रही है। राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ सभी 50 संबंधित कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। अयोध्या खुशी का दिन है। आज पहली फ्लाइट ऑपरेशनल सिविल फ्लाइट यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होने वाली है और इसमें खासियत एक ये भी है कि किसान जिन्होंने योगदान दिया इस एयरपोर्ट के लिए, वो सब यहाँ की पहली उड़ान में जाएंगे, लखनऊ जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक स्पेशल संवाद भी उनका वहाँ पे कार्यक्रम भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से सबका उत्साह था कि कब शुरू होने वाला है, तो आज वो दिन आ गया है। लंबे इंतजार, बड़ी उम्मीदों और अनगिनत सपनों के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जब जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो गया। सोमवार की सुबह उत्तर प्रदेश के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई, जब इंडिगो की पहली निर्धारित उड़ान 6E2278 लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर जेवर पहुंची। जैसे ही विमान ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को छुआ, उसे पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट देकर भव्य स्वागत किया गया। पानी की ऊंची बौछारों के बीच विमान का स्वागत सिर्फ एक फ्लाइट की लैंडिंग नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की नई उड़ान का प्रतीक बन गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दीप प्रज्वलित कर एयरपोर्ट के कमर्शियल संचालन का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके साथ ही देश के सबसे महत्वाकांक्षी एविएशन प्रोजेक्ट्स में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आधुनिक तौर पर अपने सफर की शुरुआत कर दी। लेकिन इस ऐतिहासिक उड़ान की सबसे भावुक और यादगार तस्वीर विमान के भीतर दिखाई दी। इस पहली कमर्शियल फ्लाइट में सवार थे वो किसान जिन्होंने इस एयरपोर्ट को हकीकत में तब्दील करने के लिए अपनी जमीन दी थी। कभी जिन खेतों में फसलें लहलहाती थीं, आज उसी जमीन पर बने आधुनिक एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए इन किसानों की आंखों में गर्व और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट परियोजना में योगदान देने वाले 170 किसानों को इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनाया। लखनऊ पहुंचने पर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और विकास की नई यात्रा में अपनी भागीदारी पर खुशी जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस उपलब्धि का श्रेय किसानों के सहयोग और विश्वास को दिया। उन्होंने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना किसानों के समर्थन और सरकार की प्रतिबद्धता से साकार हो गया है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं। इस ऐतिहासिक
ऐतिहासिक उड़ान में किसानों को किस तरह विशेष सम्मान दिया गया, जरा ये भी जान लीजिए। ये उड़ान उन किसानों को सम्मान देने के लिए आयोजित की गई जिन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन दी थी। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में इन 170 किसानों, जिनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं, इनको इस ऐतिहासिक पहली फ्लाइट में सफर करने का मौका मिला। टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर विमान में बैठने तक एयरपोर्ट प्रबंधन और सरकार की ओर से इन किसानों का विशेष स्वागत किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू होना सिर्फ एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत भर नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति देने वाला एक बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में देश के कई प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी स्थापित होने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। यानी जेवर का ये एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम भी बनेगा। कृषि प्रधान देश भारत में अब उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक क्रांति की एक ऐसी नई इबारत लिख दी है जिसने बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और निवेशकों के भरोसे का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग हब बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योग और कृषि हितैषी नीतियों के चलते यूपी ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे औद्योगिक रूप से मजबूत राज्यों को पछाड़कर यूपी ने 3.50 लाख से अधिक चालू इकाइयों के साथ देश में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं उत्तर प्रदेश की इस बड़ी सफलता और इसके आंकड़ों का गणित। यूपी में वर्तमान में 3,50,883 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां संचालित हो रही हैं। यूपी ने पश्चिम बंगाल जिसमें 3.22 लाख, महाराष्ट्र 2.29 लाख और तमिलनाडु 1.78 लाख जैसे औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। देश के कुल फूड प्रोसेसिंग उद्यमों में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 14 से 15% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इस क्षेत्र के विस्तार से उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा श्रमिकों को भी रोजगार मिल रहा है। कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और निवेशक अनुकूल नीतियों ने यूपी को खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र बनाने में काफी भूमिका निभाई है। वहीं फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय हिस्सेदारी में 9 फसलों में यूपी नंबर 1 बना है। कुल फल उत्पादन में हिस्सेदारी देश में फल उत्पादन में 1,214.75 लाख मीट्रिक टन में से 175.42 लाख मीट्रिक टन अकेले यूपी में है। कुल सब्जी उत्पादन में हिस्सेदारी देश के 2,210 लाख मीट्रिक टन में से 435.93 लाख मीट्रिक टन 19.73% अकेले यूपी में है। आलू उत्पादन देश के 598.89 लाख मीट्रिक टन में से 250.66 लाख मीट्रिक टन यूपी का योगदान। मटर उत्पादन देश के 72.38 लाख मीट्रिक टन में से 37.62 लाख मीट्रिक टन यूपी का हिस्सा। आम उत्पादन देश के 336.21 लाख मीट्रिक टन में से अकेले उत्तर प्रदेश में 61.94 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन। अमरूद उत्पादन देश के 50.23 लाख मीट्रिक टन में से 11.49 लाख मीट्रिक टन की पैदावार। अन्य फलों में शीर्ष लौकी, सिंघाड़ा, तरबूज, खरबूजा और शिमला मिर्च के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर मौजूद है। यूपी आज भारत का कृषि प्रधान और खाद्य प्रसंस्करण का लीडर बन गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा रफ्तार दे रहा है। कुल उद्यमों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी अब 14 से 15% तक पहुंच गई है, जो अन्य सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं दूध, गन्ना, फल और सब्जियों के उत्पादन में यूपी के इस दबदबे ने निवेशकों के लिए कच्चे माल की चिंता को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए रास्ते और तेजी से खुलने वाले हैं। देश के उन्नाव जिले से कानून व्यवस्था और अपराधियों की सफाई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले उन्नाव में सांप्रदायिक तनाव और सनसनी फैलाने वाले चर्चित साधु मिलनदास हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश इसराइल उर्फ इजराइल का पुलिस ने एनकाउंटर में खात्मा कर दिया है। सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे के आसपास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बांगरमऊ पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई इस मुठभेड़ में आरोपी ढेर हो गया। आखिर क्या है पूरी घटना और किस रंजिश में हुई बाबा मिलनदास की बेरहमी से हत्या, आइए आपको बताते हैं।
ये मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के घूरे टीला कस्बे का है। यहाँ रहने वाले बाबा मिलन दास, जो कि एक साधु थे, अपनी जमीन पर राम मंदिर का निर्माण करा रहे थे। बताया गया कि मंदिर में साउंड सिस्टम बजाने को लेकर उनका अन्य समुदाय के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इसके बाद 9 जून को दिन दहाड़े साधु पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जाँच के दौरान पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और जेल भेज चुकी थी, जबकि मुख्य आरोपी इसराइल लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे मुठभेड़ में ये ढेर हो गया। जब आरोपी की घेराबंदी कर उसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया तो उसने पुलिस टीम पर ही सीधे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक चाकू बरामद किया है। एसओजी टीम और बांगरमऊ की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग पर हमारे एक उप निरीक्षक न्यूटन सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और दूसरे आरक्षी भदौरिया के हाथ में गोली लगी। भदौरिया घायल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। उसे तत्काल बांगरमऊ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे डेड घोषित कर दिया गया है। मुख्य आरोपी की मौत के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। वहीं मामले से जुड़े सभी सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।